Hello everyone, welcome back to our channel. I'm Simran from Sampan As Fagwara. Today everyone we are going to discuss the reading Mount Everest and Hillary. So without any delay, let's get started with our reading explanation. The first question category everyone that we have here is nothing else than matching our questions with the answers. So we have three words limit here. We have short question categories here. The first question is who suggested that the name Everest to be used to refer to the mountain. So वो बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा इंसान था जिसने ये सजेस्ट किया था कि जो एवरेस्ट नेम है उसको हम एक माउंटेन को रेफरेंस देने के लिए यूज कर सकते हैं. आंसर फॉर दिस इज एंड्रयू वॉग. सो इफ वी मूव एवरीवन टू द फर्स्ट पैराग्राफ, फ्रॉम देयर वी विल गेट दिस आंसर. आप फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे से जो थर्ड लाइन है वहां पर आपको मिलेगा एवरेस्ट वॉज गिवन इट्स ऑफिशियल इंग्लिश नेम इन 1886. इंग्लिश नेम एवरेस्ट को 1865 में मिला था बाय रॉयल जोग्राफिक सोसाइटी अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ एंड्रयू वॉग. वो उन्होंने बोला कि रॉयल जोग्राफी सोसाइटी ने ही दी, लेकिन रेकमेंडेशन किसने की थी? रेकमेंडेशन हम जो थी वो की थी एंड्रयू वॉग ने. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि एंड्रयू वॉग ने इसको नेम दिया था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. विच कंट्री, दैट मीन्स हमने कंट्री का नेम देना है. विच कंट्री प्रिवेंटेड एक्सप्लोरर्स क्लाइंबिंग एवरेस्ट अंटिल 1920. वो बोल रहे हैं कि 1920 तक ऐसी कौन सी कंट्री थी जो लोगों को रोक रही थी कि आप एवरेस्ट पर क्लाइंब ना कीजिए. आंसर फॉर दिस इज तिब्बत. जो तिब्बत कंट्री थी उन्होंने इनको रोका था. एवरीवन मूव टू द सेकंड पैराग्राफ. सेकंड पैराग्राफ की लाइन नंबर 3. Nobody was able to climb Everest until 1920 when Tibet first opened its borders to outsiders. उन्होंने बोला कि 1920 के दौरान से पहले कोई भी वहां पर एवरेस्ट में क्लाइंब नहीं कर सकता था, लेकिन फिर तिब्बत ने अपने जो बॉर्डर्स थे वो ओपन किए. दैट मीन्स कि तिब्बत ही वो कंट्री थी जिन्होंने अपने बॉर्डर्स ओपन नहीं किए थे और फिर लोग वहां पर ट्रैवल नहीं कर पाते थे. सो बाद में वो कर पाए. सो आंसर फॉर दिस इज तिब्बत. क्वेश्चन नंबर 3. वट हैज नॉट येट बीन रिकवर्ड. रिकवर्ड का मीनिंग है जी फाइंड आउट. वो बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं की है. आंसर इज एरविन्स बॉडी. जो एरविन की बॉडी है वो अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं की है. एवरीवन पैराग्राफ नंबर 3 पर अगर आप मूव कीजिए तो 3 नंबर पैराग्राफ में स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द लाइन नंबर 2. द मैन वर. सो हमारे पास दो इंसान थे, जॉर्ज मेलोरी एंड एंड्रयू एरविन. लाइन नंबर 2 में हमें गिवन है द मेन वर लास्ट सीन हेडिंग फॉर द टॉप ऑफ द माउंटेन. कि इन दोनों को हमने कब देखा था? लास्ट हमने इनको देखा था जब ये माउंटेन के ऊपर क्लाइंब कर रहे थे. फिर इनको क्लाउड्स ने सराउंड कर लिया. इनके आसपास क्या था? क्लाउड्स आ गए. एवरेस्ट जो एवरेस्ट के आसपास थे, देन दे डिसअपियर्ड. फिर वो गायब हो गए. मेलोरीज बॉडी वॉज नॉट सीन अगेन अंटिल 75 ईयर्स ऑन. वो बोल रहे कि जो जॉर्ज मेलोरी था उसकी बॉडी तो हमें नहीं मिली. कब तक नहीं मिली? 75 ईयर्स तक नहीं मिली. लेकिन जब मिली तो वो मिली थी मई ऑफ 1999 में. एंड एरविन्स बॉडी इज येट टू बी फाउंड. लेकिन जो एरविन की बॉडी है वो अभी तक हमने क्या करनी है? फाइंड करनी. दैट मीन्स इट इज येट टू बी रिकवर्ड. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया एरविन्स बॉडी. Question number 4. What was not found on Mallory's body that indicates he may have reached the summit? वो बोलते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो हमें मेलोरी की बॉडी पर नहीं मिली होगी जिसके वजह से ये पता चल रहा है कि वो समिट तक, वो ऊंचाई तक, वो जो माउंटेन की चोटी है, पीक पॉइंट है, वहां पर पहुंच गया होगा. हमें उसकी बॉडी पे क्या नहीं मिला? आंसर इज ए फोटोग्राफ. हमें उसकी बॉडी पर फोटोग्राफ नहीं मिली थी. एवरीवन सेम पैराग्राफ. फिर आपको वहां पर मिलेगा लाइन नंबर 6 में मेलोरीज डॉटर. तो मेलोरीज डॉटर हैज ऑलवेज सेड दैट. मेलोरी की बेटी ने हमेशा ये चीज बोली है. क्या चीज बोली उन्होंने? दैट मेलोरी कैरिड अ फोटोग्राफ. मेलोरी के पास हमेशा क्या था? एक फोटोग्राफ थी. किसकी फोटोग्राफ थी? वाइफ की. ऑन हिज पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ लिविंग इट ऑन समिट. जो उसने हमेशा सोचा था कि वो समिट पर उस चीज को छोड़ आएगा व्हेन ही रीच्ड इट. दिस फोटो वॉज नॉट फाउंड ऑन द बॉडी व्हेन इट वॉज डिस्कवर्ड. उन्होंने बोला कि ये फोटो हमें नहीं मिली थी जब हमने उसको डिस्कवर किया. दैट मीन्स की बॉडी की, मेलोरी की बॉडी के ऊपर क्या नहीं था? उसकी बॉडी पर एक फोटोग्राफ नहीं थी. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ए फोटोग्राफ. एवरीवन नाउ वी हैव 3 वर्ड्स लिमिट, सो वी शुड राइट डाउन द आर्टिकल ए. क्योंकि आर्टिकल ए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो हमने ए मेंशन करना था यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 5.
हु वॉज फोटोग्राफ्ड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। उन्होंने बोला कि माउंटेन के टॉप के ऊपर किसकी पिक्चर ली गई थी, किसको फोटोग्राफ किया गया था। आंसर इज तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे की पिक्चर क्लिक की गई थी वहां पर। एवरीवन, इफ यू मूव टू द पैराग्राफ नेक्स्ट, उससे फोर नंबर पैराग्राफ में अगर आप मूव कीजिए, वहां पर सेकंड लाइन पर आपको दो और जो एक्सप्लोरर्स थे उनका नहीं मिलेगा, सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। On 29th of May that year, the duo conquered this epic mountain. इन दोनों इंसानों ने क्या किया, माउंटेन पर ये दोनों रीच कर गए थे। स्टैंडिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट की तरफ भी पहुंच गए थे। 15 मिनट से यहाँ पर खड़े रहे थे। आफ्टर अ ब्रीफ बट फ्रूटलेस सर्च फॉर द एविडेंस, इन्होंने बहुत कोशिश की फाइंड आउट करने की, लेकिन इनको क्या था, एविडेंस नहीं मिला मेलोरी का एक्सपेडिशन का। जो वहां पर फिर उन्होंने क्या किया, वहां पर एक क्रॉस को बरी किया, कुछ कैंडी स्नो में रखी और फिर इन्होंने वहां पर फोटोग्राफ ली, टेकिंग अ फ्यू फोटोग्राफ्स। लेकिन फोटोग्राफ्स ली किसकी गई, एज नॉर्गे हैड नेवर ऑपरेटेड अ कैमरा, नॉर्गे ने कभी भी कैमरा को क्या था, हैंडल नहीं किया था। सो वहां पर किसी देयर आर नो फोटोग्राफ्स ऑफ हिलेरी। सो हमें हिलेरी की कोई भी पिक्चर नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि नॉर्गे को कैमरा नहीं चलाना आता था। जस्ट शॉर्ट्स, शॉर्ट्स मतलब पिक्चर्स, पिक्चर्स किसकी हैं, नॉर्गे की। अभी नॉर्गे का फुल नेम क्या था, तेंजिंग नॉर्गे। सो यहां से हमारा आंसर आ गया तेंजिंग नॉर्गे की। किसकी पिक्चर वहां पर क्लिक की गई थी, तेंजिंग नॉर्गे की पिक्चर क्लिक की गई थी, क्योंकि जो नॉर्गे थी उसको कैमरा चलाना नहीं आता था, इसके लिए उसने हिलेरी की पिक्चर ही नहीं क्लिक की। क्वेश्चन नंबर 6, What was the name of Hilary's charitable organization? जो हिलेरी की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम क्या था? आंसर इज हिमालयन ट्रस्ट या द हिमालयन ट्रस्ट। एवरीवन वी गेट दिस आंसर इन द लास्ट सेकंड पैराग्राफ की लास्ट सेकंड लाइन। आफ्टर कॉन्करिंग एवरेस्ट, जब उन्होंने एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई कर ली थी, सर एडमंड हिलेरी डिवोटेड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ टू हेल्प शेरपा पीपल ऑफ नेपाल। उसने जो वहां के लोग थे शेरपा नेपाल में, उनको हेल्प करने में सारा का सारा अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया, गुजार दी। किसके थ्रू हेल्प किया था, हिमालयन ट्रस्ट के थ्रू। सो उस ट्रस्ट का नाम क्या था, हिमालयन ट्रस्ट। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा हिमालयन ट्रस्ट या द हिमालयन ट्रस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 7, मोर्टेलिटी रेट्स ऑन एवरेस्ट हैव कंसिस्टेंटली डिक्लाइन सिंस 1990। वो बोल रहे हैं 1990 से लेकर जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, वो एवरेस्ट का काफी कंसिस्टेंटली लगातार डाउन गया है, डिक्लाइन हुआ है। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि कंसिस्टेंटली लगातार वो चीज नहीं हो रही थी। एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी इन द पैराग्राफ 2, सेकेंड नंबर पैराग्राफ में। अगर आप उसकी लास्ट थर्ड लाइन से रीड कीजिएगा, फिर आपको मिलेगा विद एडवांसेस इन क्लाइंबिंग equipment in the last 10 years and so most experienced guides the fatality rates have dropped। जो death rates हैं, fatality rates हैं, वो कम हुए हैं। किसकी वजह से कम हुए हैं, क्लाइंबिंग इक्विपमेंट की वजह से। उन्होंने बोला कि जो क्लाइंबिंग इक्विपमेंट में इतनी एडवांसमेंट हुई है लास्ट 10 ईयर से ज्यादा टाइम में, और हमारे पास एक्सपीरियंस गाइड्स आ गए हैं, तो जो डेथ रेट है वो काफी कम हुआ है। पहले डेथ रेट 37% था 1990 में, अब वो सिर्फ 4% रह गया है 2004 में। लेकिन फिर भी नॉनदलेस द डेडलीस्ट ईयर इन द माउंट एवरेस्ट हिस्ट्री वाज 1996। लेकिन फिर भी जो सबसे डेडलीस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी, वो कौन सा ईयर था, 1996, जिसमें 19 लोग मर गए थे। अभी 1990 में 37 था, ठीक है, परसेंट डेथ रेट, फिर वो कम होकर 4% हो गया। लेकिन इन्होंने बोला 1996 डेडलीस्ट ईयर है, दैट मीन्स सबसे ज्यादा परसेंटेज इस ईयर की होगी। दैट मीन्स इट वाज नॉट कंसिस्टेंटली ड्रॉपिंग। 1990 में ड्रॉप तो हुआ, लेकिन 1996 में फिर से इंक्रीज हो गया, और 2004 में फिर से डिक्रीज हो गया। दैट मीन्स देयर वर फ्लक्चुएशंस, नॉट कंसिस्टेंट डिक्लाइन। सो यहां से हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट करके चला गया, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, हिलेरी ने क्या फाउंड किया, हिलेरी फाउंड एविडेंस ऑफ मेलोरीज एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन मतलब उसकी जर्नी। सो बोल रहे हैं कि जो हिलेरी है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मेलोरी की जो जर्नी थी उसका एविडेंस कलेक्ट किया था, फाइंड आउट किया था। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि उसको उसका एविडेंस मिला ही नहीं, और ये हमने चीज रीड भी की थी। एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी इन द पैराग्राफ नंबर 3 ओनली। 3 पैराग्राफ में नहीं सॉरी, आपको इसकी लोकेशन मिलेगी 4 नंबर पैराग्राफ में, जहां पर सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग की फर्स्ट टाइम बात हुई थी। लाइन नंबर 2 में, द डुओ कॉन्कर्ड दिस एपिक माउंटेन। उन्होंने माउंटेन के ऊपर क्लाइंब कर ली थी, हाईएस्ट पॉइंट पर थे, 15 मिनट्स वहां पर स्पेंड किए। आफ्टर अ ब्रीफ, उन्होंने काफी ब्रीफ और फ्रूटलेस, लेकिन जो जिससे हमें कोई भी बेनिफिट ना हुआ हो, फ्रूटलेस सर्च ऑफ एविडेंस ऑफ 1992 फॉर मेलोरी एक्सपेडिशन।
उन्होंने सर्च करने की कोशिश की, मिलेरी की डेड बॉडी की, मिलेरी के बारे में ही सर्च करने की कोशिश की, लेकिन जो एविडेंस था वो फ्रूटलेस था। दैट मीन्स उनको एविडेंस मिला ही नहीं, वो फ्रूटलेस एविडेंस था। सो यहाँ से रिसर्च जो थी उनकी फ्रूटलेस होगी। सो क्वेश्चन में बोल एविडेंस मिला, लेकिन वो तो बोल रहे थे फ्रूटलेस सर्च है, हमें एविडेंस मिला ही नहीं। सो वहां से हमारा आंसर क्या गया, आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9, photographs were taken from the summit as a proof of Hillary Norgay's climb। वो बोल रहे हैं हमने पिक्चर्स कलेक्ट की हैं, पिक्चर्स हमने एज अ प्रूफ कलेक्ट की हैं हिलेरी और नॉर्गे की क्लाइंब की। आंसर इज ट्रू कि उन्होंने ऐसी ही पिक्चर कलेक्ट की थी। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें उसी पैराग्राफ में लास्ट लाइंस में मिलती है, जहां पर लिखा था ना लास्ट सेकंड लाइन में, जस्ट शॉट्स ऑफ नॉर्गे की पिक्चर। हिलेरी की तो है नहीं, क्योंकि नॉर्गे को कैमरा चलाना नहीं आता था, सिर्फ नॉर्गे की पिक्चर हमें मिलती है। उसके साथ साथ हमारी कुछ और फोटोज हैं, लुकिंग डाउन द माउंटेन, जो माउंटेन की नीचे की तरफ देखती हैं, एंश्योरिंग एविडेंस, जो ये यकीन दिलाती हैं कि हमारे पास एविडेंस है ऑफ देयर कॉन्क्वेस्ट, की उन दोनों ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, उसका एविडेंस के कारण ही हमने ये पिक्चर्स क्लिक की थी। एंड द एसेंट वाज नॉट फेक, और जो उन्होंने ये पूरा का पूरा माउंटेन क्लाइम किया था वो फेक नहीं था, उन्होंने इसकी वजह से ही जो पिक्चर्स हैं वो कलेक्ट की थी। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ट्रू, कि हाँ उन्होंने एज अ प्रूफ कलेक्ट किया था। Question number 10 now. Both Hillary and Norgay received recognition for their achievement from Britain। वो बोल रहे हैं कि दोनों हिलेरी और नॉर्गे दोनों को रिकॉग्निशन मिली थी, दोनों को ही जो अवार्ड था वो मिला था ब्रिटेन से। आंसर इज ट्रू, क्योंकि उन दोनों को मिला था। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें मिल रही है फ्रॉम द लास्ट सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, व्हेन द न्यूज रीच लंदन। जो लंदन है वो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में है। सो उन्होंने बोला जब ये न्यूज लंदन तक पहुंच गई, ऑन जून 2nd, Sir Edmund Hillary was knighted in the Order of British Empire, and Norgay, a subject of King of Nepal, was granted the George Medai by UK। उन्होंने बोला जो जॉर्ज मेडाई है which is a medal, so इन दोनों को, ये दोनों को ही ये जो मेडल था, ये जो अवार्ड था यूके के द्वारा दिया गया था। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि इन दोनों को रिकॉग्निशन मिल गई। आंसर इज ट्रू। Question number 11. Hillary was the first person to reach the South Pole by mechanized transport। वो बोल रहे हैं जो हिलेरी था वो पहला ऐसा इंसान था जो साउथ पोल पहुंच गया था मशीन वाला ट्रांसपोर्ट यूज करके। आंसर इज नॉट गिवन, क्योंकि उसके फर्स्ट पर्सन होने की यहाँ पर बात नहीं की गई कि वो ही फर्स्ट पर्सन था। कैसे, हमें लाइन नंबर 4 में एवरीवन मिल रहा है, लास्ट सेकंड पैराग्राफ की लाइन नंबर 4 में, ही टुक पार्ट इन मैकेनाइज्ड एक्सपीडिशन टू साउथ पोल, कि वो मैकेनाइज्ड एक्सपीडिशन ही ले रहा है, साउथ पोल में ही ले रहा है, लेकिन ये नहीं मेंशन कि वो फर्स्ट इंसान है या नहीं। सो यहाँ से हमारा आंसर नॉट गिवन चला गया। Question number 12. Hillary's death was attributed to an accident that occurred in Kathmandu। वो बोल रहे हैं हिलेरी की डेथ क्यों हुई, क्योंकि काठमांडू में एक एक्सीडेंट हुआ था। आंसर इज फॉल्स, काठमांडू में एक्सीडेंट जरूर हुआ था, लेकिन उसकी वजह से वो गिर गया था, और फिर वो क्या था, वो इल पड़ गया था, जिसकी वजह से उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं मिला। फिर उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा न्यूजीलैंड में। लेकिन फिर वहां पर लिखा है लास्ट पैराग्राफ में, सैडली सर एडमंड हिलेरी डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक ऑन मॉर्निंग ऑफ जनवरी 11, 2008। फिर जो हमारा हिलेरी था उसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है, काठमांडू की ट्रिप से नहीं हुई थी, क्योंकि काठमांडू की ट्रिप बहुत लंबे टाइम के बाद हुई और वो हॉस्पिटलाइज गया उतना टाइम। फिर न्यूजीलैंड में आकर उसकी जनवरी में क्या हुई थी, डेथ हुई थी। सो यहाँ से हमारा आंसर चला गया फॉल्स, की काठमांडू में उसकी उसकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ नहीं हुई, उसकी हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। सो आंसर यहाँ से गया कॉन्ट्राडिक्ट। Let's move everyone to the second paragraph, which is sleep. The first category that we have everyone here is again true, false, not given. So the question number 13 here is, it was previously believed that biological processes slowed during sleep। ये ऐसे पहले सोचा जाता था कि जब हम सभी सो जाते हैं तो जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, जैसे हम सांस लेते हैं, हम सोचते हैं, हमारा हार्ट बीट करता है, तो ये सारे जो प्रोसेसेस है ये स्लो डाउन हो जाते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, सारा कुछ। आंसर इज ट्रू, ऐसा तो हम पहले सोचते थे। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें मिलेगी इन द फर्स्ट पैराग्राफ में मूव कीजिए, लाइन नंबर 2 में रीड कीजिए। वन अर्लियर मिसकंसेप्शन मतलब जो हम गलत सोचते थे, दैट मीन्स हमारा बिलीफ, राइट। सो वन अर्लियर मतलब पुराना। वन अर्लियर मिसकंसेप्शन दैट नाउ हैज बीन रिवाइव्ड, जो अभी हमने चेंज कर दिया है, इज दैट बॉडी कंप्लीटली स्लोज डाउन ड्यूरिंग स्लीप। जब हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी है
वो एकदम स्लो डाउन हो जाती है। दैट मीन्स हमारे बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं, जो मेजर ऑर्गन्स हैं, रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। लेकिन अभी ये हमने क्या किया है, गलत प्रूव कर दिया। लेकिन पहले तो हम ऐसे ही सोचते थे ना, तो यहाँ से हमारा आंसर गया ट्रू, क्योंकि प्रीवियस बिलीफ का क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14, टीनेजर्स लूज लेस स्लीप देन एडल्ट्स व्हेन दे हैव मेडिकल कंडीशन। वो बोल रहे हैं कि जब कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, टीनेजर्स कम स्लीप लूज करते हैं, एडल्ट्स ज्यादा स्लीप लूज कर लेते हैं। दैट मींस टीनेजर्स सो जाते हैं लेकिन एडल्ट्स नहीं सोते जब उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है। आंसर फॉर दिस इज नॉट गिवन, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला। सी पैराग्राफ में अगर आप मूव कीजिए वहां पर आपको मिलेगा, another common myth about sleep is that body requires less sleep the older we get। जितना हम बूढ़े हो जाते हैं उतनी हमें लेस स्लीप चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट इज ट्रू दैट बेबीज नीड 16 आवर्स एज कंपेयर टू 9 आवर्स और 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली फॉर टीनेजर्स एंड एडल्ट्स, कि ऐसा जरूर है कि बेबीज को ज्यादा स्लीप चाहिए और एडल्ट्स और टीनेजर्स को ऐसी स्लीप चाहिए। लेकिन इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि जैसे हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमें कम सोना चाहिए, ऐसी बात नहीं हुई अभी ना। यहाँ बस जो हेल्थ कंडीशन है उसकी बात हुई है, सो यहाँ से हमारा आंसर चला गया नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव कीजिए। ड्यूरिंग द नाइट अवर स्लीप बिकम्स इंक्रीजिंगली डीप, कि जब नाइट होती रहती है हमारी स्लीप और भी गहरी और भी डीप हो जाती है। आंसर इज फॉल्स, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी एवरीवन इन द डी पैराग्राफ। डी पैराग्राफ की लास्ट लाइन, एज द नाइट प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे रात होती रहती है, यू स्पेंड मोर टाइम इन लाइटर ड्रीम, आप लाइटर ड्रीम स्लीप में, लाइट स्लीप में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। लेकिन क्वेश्चन में बोला डीप स्लीप है, सो डीप तो नहीं थी ना वो, यहां से कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स गया। क्वेश्चन नंबर 16, लैक ऑफ स्लीप कैन कॉज हार्ट प्रॉब्लम्स एंड अदर मेडिकल कंडीशंस। अगर हम ज्यादा समय नहीं सोते हैं तो हमें हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है और मेडिकल बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आंसर इज फॉल्स, ये भी नहीं है। क्यों, अभी ये क्यों नहीं है, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी एवरीवन इन द पैराग्राफ नंबर, दैट इज इन द आई पैराग्राफ। एवरीवन आई पैराग्राफ में मूव कीजिए, फर्स्ट लाइन से रीड कीजिए। व्हेन यू कंसिस्टेंटली गेट लेस स्लीप, जब आप कम स्लीप लेते हो, देन यू नीड ईच नाइट, इट इज कॉल्ड स्लीप डेट। तो क्या होएगा, स्लीप डेट हो जाएगा। यू मे पे फॉर इट इन डे टाइम ड्राउजीनेस, मे बी आप दिन में थोड़ा जैसे टायर्ड ड्राउजी से नींद में फील करो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आप मूडी रहते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, मे बी आप गिर भी सकते हो या कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो अगर आप कम स्लीप लेते हो ये सारा कुछ होएगा, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होएंगी, मेडिकल कंडीशन इतनी ग्रेट नहीं होएगी। सो नॉर्मल सी लैक ऑफ स्लीप के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब कुछ नहीं होएगा। सो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट करके फॉल्स चला गया। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव इज सेंटेंस कंप्लीशन। हमारे पास 3 वर्ड्स की लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 17 इज REM स्लीप कैन हेल्प रिड्यूस। REM स्लीप से कोई चीज रिड्यूस हो सकती है, क्या चीज रिड्यूस हो सकती है, आंसर इज स्ट्रेस। REM स्लीप से स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। एवरीवन इसकी लोकेशन हमें मिल रही है एफ पैराग्राफ में। एफ पैराग्राफ में मेंशन्ड है, रिसर्च हैज कंक्लूडेड दैट दिस स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन, but it is when it is most active, processes emotions and memories and relieving stress। कि ये जो स्लीप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इंपॉर्टेंट है, जब हमने मेमोरीज और इमोशंस को प्रोसेस करना है और साथ साथ में हमने अपना स्ट्रेस रिड्यूस करना है। सो स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए भी स्लीप इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स हमने क्या रिड्यूस किया, स्ट्रेस। ड्यूरिंग REM स्लीप के दौरान डैश आर सिमिलर टू दोज रिकॉर्डेड वाइल अवेक। कोई चीज जब हम जाग रहे होते हैं और सोते टाइम कोई चीज सेम सी होती है, आंसर इज ब्रेन वेव्स। जो हमारी ब्रेन वेव्स होती है ना वो एकदम डिट्टो सेम होती है। अगेन एवरीवन इन एफ पैराग्राफ लास्ट लाइन, इनफैक्ट द ब्रेन वेव्स मेजर्ड ड्यूरिंग REM स्लीप आर सिमिलर, वो सेम है, टू दोज मेजर्ड व्हेन अवेक। जब हम जागते हैं और जब हम सोते हैं जो हमारी ब्रेन वेव्स हैं वो सिमिलर ही होती हैं। सो आंसर इज ब्रेन वेव्स और द ब्रेन वेव्स। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग स्टेज 1 REM स्लीप यू कैन बी डैश विद लिटिल एफर्ट। वो बोल रहे हैं कि जब आप सो रहे होते हो 1 NREM स्लीप में, तो आपको बहुत ही कम एफर्ट से हम कुछ कर सकते हैं। आंसर इज आपको जगा सकते हैं, आपको वोकन, इट यू कैन बी वोकन विद लिटिल एफर्ट, आपको आराम से हम जगा सकते हैं। सो आंसर इज इजली वोकन और वोकन।
इसकी लोकेशन जी पैराग्राफ में एवरीवन आपको मिलती है। वहां पर लाइन नंबर 4 में लिखा है स्टेज 1 ऑफ NREM स्लीप इज व्हेन यू आर फॉलिंग टू स्लीप, आप सो रहे होते हो। दिस पीरियड जनरली लास्ट बिटवीन 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट ऐसा होता है। ड्यूरिंग विच टाइम यू कैन बी इजिली वोकन, इस टाइम में आपको जल्दी हम जगा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है इजिली वोकन एवरीवन। क्वेश्चन में आपका आंसर जा तो आएगा इजिली वोकन, और वोकन इजिली नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो इजिली है वो हमारा एडवर्ब है, वो हमारे वर्ब के साथ लग सकता है। सो यू कैन बी इजिली वोकन विद लिटिल एफर्ट, ये हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आंसर लोकेशन पर जाओ, वहां पर आपका सेंटेंस खत्म ही वर्ब की तरफ हो रहा था, यू कैन बी वोकन इजली। सो आपका सेंटेंस जब वर्ब की तरफ खत्म होता है तो हम इजली बाहर वापस लगा सकते हैं। लेकिन जब आपका सेंटेंस वर्ब से एंड नहीं हो रहा, उसके बाद जैसे हमारे पास यहाँ है विद लिटिल एफर्ट, तो आपको इजली पहले लगाना पड़ना था। सो 19th का आंसर आना था वोकन या इजली वोकन। क्वेश्चन नंबर 20th, सडनली बीइंग वोकन फ्रॉम डीप स्लीप कैन कॉज डैश, जो अगर आपको जल्दी जल्दी ही डीप स्लीप से उठा दो तो आप में कुछ हो सकता है। आंसर इज डिसओरिएंटेशन, आप में डिसओरिएंटेशन हो सकती है एवरीवन। इसकी लोकेशन है जी पैराग्राफ में। जी पैराग्राफ की लास्ट सेकेंड लाइन, पीपल वोकन क्विकली, उन लोगों को जिनको हम जल्दी जगा देते हैं, फ्रॉम स्टेज 4 स्लीप ऑफन फील अ सेंस ऑफ डिसओरिएंटेशन, वो क्या फील करते हैं? वो डिसओरिएंटेशन फील करते हैं। सो यहां से हमारा आंसर क्या आ गया? डिसओरिएंटेशन। स्लीप कैन कॉज डिसओरिएंटेशन, सेंस ऑफ डिसओरिएंटेशन नहीं वो कॉज कर सकता, वो सीधा ही डिसओरिएंटेशन कॉज करेगा। सो आंसर इज 20th डिसओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, हमें दो आंसर्स चूज करने हैं आरईएम स्लीप के बारे में। ओके, सो आरईएम स्लीप के दो आंसर्स हैं। आरईएम स्लीप इज व्हेन वी ड्रीम, जब हम ड्रीम्स लेते हैं, सपने लेते हैं, तब आरईएम स्लीप होती है। मे कॉज योर एक्सट्रीमिटीज टू मूव ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, आपके जो एक्सट्रीमिटीज है, दैट मीन्स योर आर्म्स, योर लेग्स, वो क्या होता है? वो अपने आप ही मूव कर सकती हैं जो आरईएम स्लीप होती है तब। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें मिलती है इन द पैराग्राफ ई पैराग्राफ में REM स्लीप की बात फर्स्ट टाइम होनी स्टार्ट हुई थी। वहां पर है REM एंड NREM स्लीप। REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इज व्हेन यू ड्रीम, जब आप ड्रीम्स लेते हो तब ये चीज होती है। सो यहां से हमारा ऑप्शन बी आंसर आ गया। नेक्स्ट देन, अगर आप इस पैराग्राफ की लास्ट सेकेंड लाइन रीड करो, ऑल्दो योर मेजर मसल्स जनरली डोंट मूव, आपके मसल्स मूव नहीं करते, फिंगर्स एंड टोज में ट्विच, ट्विच मतलब हल्का सा मूव कर सकते हैं। सो आपके जो फिंगर्स और टोज है, विच आर योर एक्सट्रीमिटीज, आपके हाथ पांव जो है वो थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, दैट मीन्स कि ये अपने आप मूव कर जाते हैं अपने ओन अकॉर्ड से। सो यहां से आ गया हमारा आंसर बी और सी, 21 और 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, हमने बताना है कि कौन से पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 23 हियर इज डिफरेंसेस इन स्लीप पैटर्न्स बिटवीन जनरेशंस, कि अलग अलग जनरेशन में, पुराने टाइम में, अब के टाइम में, फ्यूचर के टाइम में, कि जो स्लीप पैटर्न है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। आंसर फॉर दिस इज सी एवरीवन। सी आंसर पैराग्राफ में मूव कीजिए। अगर आप सी पैराग्राफ में, यहाँ पर हमें मेंशन था जब हमने पहले भी रीड किया था कि ऐसा नहीं है जी, जो ओल्डर लोग हैं उनको कम स्लीप चाहिए, जो बच्चे हैं, बेबीज हैं, उनको 16 आवर की स्लीप चाहिए, जो टीनेजर्स है 9 आवर की स्लीप चाहिए, जो एडल्ट हैं 8 आवर्स की स्लीप चाहिए। फिर उन्होंने बोला है कि जितना जैसे जैसे हमारी एज हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम लेस स्लीप या ज्यादा लेते हैं, बस ये हो सकता है दे ऑफन गेट लेस स्लीप और फाइंड देयर स्लीप इज लेस रिफ्रेशिंग, कि उनको स्लीप इतना ज्यादा रिफ्रेशिंग, इतना फ्रेश फील नहीं कराती। दिस इज बिकॉज एज पीपल एज, जैसे जैसे लोगों की एज होती है, दे स्पेंड लेस टाइम इन डीप स्लीप, वो डीप स्लीप में इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। दैट मीन्स कि बच्चे से लेकर, टीनेजर से लेकर, एडल्ट तक से लेकर बूढ़ो जो ओल्डर लोग हैं, उनके क्या क्या डिफरेंस है, स्लीप कितने कितने घंटे लेते हैं, उसकी बात अभी सी पैराग्राफ में हुई है। सो यहां से हमारा आंसर आ गया जी सी। क्वेश्चन नंबर एवरीवन 24, ब्रेन एक्टिविटी इज लिमिटेड एज रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड, जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनको कहीं और भेज दिया जाता है, उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है। अभी हमारे ब्रेन के लिए रिसोर्स क्या होएगा? या तो ऑक्सीजन होएगी या ब्लड होएगा। सो ये जब ऑक्सीजन या ब्लड को हम डाइवर्ट करते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है। इसकी बात हुई थी जी पैराग्राफ में। एवरीवन मूव टू जी पैराग्राफ। जी पैराग्राफ की नीचे से फोर्थ लाइन आपने रीड करनी है। योर ब्रेन हैज स्लोड राइट डाउन, आपका ब्रेन जो है वो स्लो हो गया है और रिकवर कर रहा है।
ब्लड फ्लो इज रीडायरेक्टेड फ्रॉम योर ब्रेन टू द लार्ज मसल्स। आप क्या जो ब्लड का फ्लो है ब्रेन में उसको रीडायरेक्ट किया, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दी गई है लार्ज मसल की तरफ। सो यहां से हमारा आंसर आ गया जी एवरीवन 24 का जी। क्वेश्चन नंबर 25, रेपिटेशन ऑफ साइकिल। वे फिर ये साइकिल क्या है, दोबारा 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 चलता रहता है। इसका आंसर है जी एच। लेट्स मूव एवरीवन टू द एच पैराग्राफ। एच पैराग्राफ में आप मूव कीजिए, आपको सिर्फ साइकिल साइकिल दिखेगा। फर्स्ट लाइन में लिखा है अबाउट एन आवर एंड हाफ into your sleep cycle you will go from deep stage 4 sleep back to light sleep stage 2। फिर क्या होगा, आपका साइकिल चलेगा। आप स्टेज 4 से स्टेज 2 जाओगे, फिर आरईएम जाओगे, फिर जो आपका जो साइकिल है ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। दैट मीन्स कि ये साइकिल है, ये कंटिन्यूअसली रेपिटेशन हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। सो एच पैराग्राफ में रेपिटेशन की बात होगी साइकिल की, आंसर इज एच। 25 का क्वेश्चन नंबर 26, डेंजर्स ऑफ अकमलेटेड लैक ऑफ स्लीप। अकमलेटेड मतलब होता है इकट्ठा करना। सो डेंजर्स, क्या मुश्किलें हो सकती हैं अगर हमने बहुत ज्यादा लैक ऑफ स्लीप की हुई है। दैट मीन्स कि हमारा स्लीप डेट हो गया। अभी लैक ऑफ स्लीप की बात ना आए पैराग्राफ में ही हुई थी और डेंजर्स की बात भी उसी पैराग्राफ में हुई थी। आई पैराग्राफ की फर्स्ट 3 लाइंस में लिखा था कि अगर आप लेस स्लीप ले रहे हो कॉन्स्टेंटली, दैट मीन्स कि आप बहुत टाइम से लेस स्लीप ही बस ले रहे हो, तो क्या होएगा, आप डे टाइम ड्रोजीनेस हो सकती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, मूडीनेस होएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होएगी और आप गिर भी सकते हो। सो ये क्या हो गया, डेंजर्स ना स्लीप लेने के। सो यहां से हमारा आंसर आ गया आई। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीप। कि स्लीप के दौरान आपकी एक्टिविटी और भी इंक्रीज हो जाती है। एवरीवन द आंसर फॉर दिस इज ई। ई पैराग्राफ में मूव कीजिए। ई पैराग्राफ में हमें लास्ट लाइंस में लिखा था ना ये चीज कि हमारी फिंगर्स वगैरह मूव करती है। चलो ई पैराग्राफ की लाइन नंबर 2 से पहले रीड कीजिए। यू यूजुअली हैव 3 to 5 periods of REM sleep each night lasting for 5 minutes to over an hour during which time your body's activities increase। आपकी बॉडी की एक्टिविटीज कब इंक्रीज होती हैं, जब आप REM स्लीप में होते हो। ब्रीथिंग बिकम फास्ट, ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, शैलो भी हो जाती है और कभी कभी अनइवन भी हो जाती है। आपकी ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, आपका हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन सब कुछ इंक्रीज हो गया। अभी ई पैराग्राफ में इसकी बात हुई थी। सो यहां से हमारा आंसर आ गया 27 का ई। Let's everyone move to the next passage, which is passage number 3, and that passage is constellation. The first category that we have everyone here is list of headings. Question number 28, paragraph A, the answer for this is 10. Formal marking of the constellation, that means कि जो हमारे constellation है, जो हमारे stars हैं, उनको हमने कैसे mark किया हुआ है। Everyone A paragraph में move कीजिए। A paragraph में line number 2 से read करना है हमने। Constellation boundaries and definitions as used today in Western culture and as defined by IAU were formalized. इनको formal name कब मिला था, in 1930 by Eugene Delporte। There are 88 official constellations। हमारे पास formal 88 constellations हैं जिनको IAU ने ही फॉर्मलाइज किया था, नेम दिया था। दैट मीन्स कि फॉर्मल मार्किंग होगी कॉन्स्टेलेशन की। सो यहां से हमारा आंसर आ गया ए पैराग्राफ का 5, क्योंकि फॉर्मल वे में ही उन्होंने आंसर आ गया 10 विच इज फॉर्मल मार्किंग ऑफ कॉन्स्टेलेशन, और क्योंकि उन्होंने ये ही फॉर्मल मार्किंग की ही बात की थी हमारे पैराग्राफ ए में। क्वेश्चन नंबर 29, पैराग्राफ बी का आंसर है जी 5। इन डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्टार ग्रुपिंग्स, की हम क्या अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं जब हम स्टार्स को ग्रुप कर देते हैं, एक ग्रुप में डाल देते हैं, तो उनसे अलग अलग इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग्स क्या मिलती हैं हमें। लेट्स मूव टू बी पैराग्राफ एवरीवन। बी पैराग्राफ में ना अगर आप थर्ड लाइन से रीड कर लो, आपको वहीं से पता चल जाएगा कैसे। कल्चरल डिफरेंसेस इन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग। अभी कल्चरल में कल्चरल डिफरेंसेस भी है जब हम अंडरस्टैंड करते हैं। फिर स्टार कॉन्स्टेलेशन की डेफिनेशन में भी क्या होता है, जोडिक इंटरप्रिटेशन भी आती है। चाइनीज कॉन्स्टेलेशन में क्या डिफरेंट है, वो क्या होते हैं, चाइनीज एस्ट्रोनॉमी से बने होते हैं जिसमें 28 एक्सियू है, मेंशंस है, 12 वेस्टर्न जोडिक काउंटर पार्ट्स हैं। हिंदू और वैदिक एस्ट्रोनॉमी में अलग होते हैं, वहां पर हमारे पास 12 राशिज होती हैं। देन वी हैव 27 नक्षत्र। ये सब क्या है, ये हम कैसे कैसे ग्रुप बनाए हुए हैं हमने स्टार्स के, और फिर हम उनको अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हैं, इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर ये बी पैराग्राफ था। सो यहां से हमारा बी पैराग्राफ का आंसर आ गया जी 5। क्वेश्चन नंबर 30,
पैराग्राफ सी इसका आंसर एवरीवन है 12। हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न रेफरेंस की पुराने टाइम में और अब के टाइम में क्या रेफरेंस है सी पैराग्राफ में, उसकी बात हुई है। लेट्स मूव टू सी पैराग्राफ। सी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में एवरीवन मिलना है, इन वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी ऑल मॉडर्न कॉन्स्टलेशन ड्राइव फ्रॉम लैटिन, कि लैटिन से ही ज्यादातर जो नाम है वो आ रहे हैं। सम स्टार्स विद इन कॉन्स्टलेशन आर नेम्ड यूजिंग जेनेटिव फॉर्म, की जो उनकी पुरानी फॉर्म थी जेनेटिव, जीन्स वाली जो उसकी फॉर्म थी उसको यूज कर कर भी हम कुछ नेम्स रख लेते हैं बाय यूजिंग द यूजुअल रूल्स ऑफ लैटिन ग्रामर। जो पुराने हमारे रूल्स थे हमने उसको यूज कर कर भी मॉडर्न कॉन्स्टलेशन के नेम रखे हैं, और मॉडर्न नेम्स भी जो हमें लैटिन से ही लेते हैं। दैट मीन्स कि ये मॉडर्न और जो पुराना टाइम था हिस्टोरिकल और मॉडर्न रेफरेंस को यूज कर रहे हैं। सो यहाँ से हमारा आंसर एवरीवन 30th का आ गया 12। 31 क्वेश्चन इज पैराग्राफ डी, आंसर फॉर दिस इज 6। कॉमन मिसकंसेप्शन, जो हमारे कॉमन मिसबिलीव्स हैं, जो हम गलत समझते हैं, उन चीजों की बात डी पैराग्राफ में हुई है। डी पैराग्राफ में मूव कीजिए एवरीवन फर्स्ट लाइन से ही। सम स्टार पैटर्न्स आर ऑफन रॉन्गली कंसिडर्ड, कुछ पैटर्न्स को हम गलत वे में ही समझते हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल है, लाइन नंबर 3 में लिखा है, अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ एन एस्ट्रिज्म ऑफन मिस्टेकन फॉर अ कॉन्स्टलेशन इज बिग डिपर, कि जो नॉर्थ अमेरिका में जो टर्म है बिग डिपर, उस वो बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल है जिसको हम गलत समझते हैं, ऑफन हम इसको मिस्टेक करते हैं। दैट मीन्स हमारी मिसकंसेप्शंस की बात होगी। सो डी पैराग्राफ का आंसर आ गया एवरीवन 6। क्वेश्चन नंबर 32, पैराग्राफ ई, आंसर फॉर दिस वन इज 1। डिफरेंट मेथड्स ऑफ लोकेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग, कि हमारे पास क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम लोकेट भी कर सकते हैं, फाइंड आउट भी कर सकते हैं उसकी लोकेशन को। लेट्स मूव एवरीवन टू द ई पैराग्राफ। ई पैराग्राफ की फर्स्ट लाइंस, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पोजीशन, दैट मीन्स अगेन देखो लोकेशन की बात होगी, फर्स्ट लाइंस में ही वो क्लियर हो गया। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ स्टार्स रिलेटिव टू अर्थ देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स that can provide a detailed reference point in space, कि हमारे पास बहुत अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं जो हमें पोजीशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। सो वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स हियर। सो यहाँ से हमारा आंसर 32 का एवरीवन आ रहा है 1। क्वेश्चन नंबर 33 पैराग्राफ एफ, आंसर है जिसका 2, विच इज अ बेटर व्यू ऑफ कॉन्स्टलेशंस, कि हमें बहुत अच्छे तरीके से जो कॉन्स्टलेशंस है वो दिख सकती हैं, बेटर व्यू हमें मिलेगा। बेटर व्यू कैसे मिलेगा, एफ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से रीड कीजिए। The launch of Hubble Space Telescope in April 1990 changed the way the astronomers saw the universe, providing detailed digital images of constellations, planets, gas clouds that have never been seen before। कि जो हबल टेलीस्कोप जब हमने यूज किया था उसने सब कुछ चेंज कर दिया। पहले हमारे पास इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं थी, लेकिन जब हमने हबल स्पेस टेलीस्कोप का जब उसने लॉन्च किया था तब हमारे पास डिटेल डिजिटल इमेजेस आ गई जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। दैट मीन्स कि हमारे पास बहुत अच्छी पिक्चर्स आ गई। सो हमने ऑब्जर्वेशन बहुत गुड की थी। यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ रहा है जी सेकेंड, अ बेटर व्यू। व्यू क्यों अच्छा हुआ, क्योंकि पिक्चर्स डिटेल्ड हैं ऑफ कॉन्स्टलेशंस। यहाँ से आंसर है जी 33 का 2। क्वेश्चन नंबर 34 पैराग्राफ जी, आंसर फॉर दिस इज 7 एवरीवन। 7 इज bypassing terrestrial limitations। terrestrial मतलब लैंड, जो जमीन पर हमारी कुछ कमियां हैं हमने उसको भी क्रॉस कर लिया है, बायपास कर लिया है। लेट्स मूव टू जी पैराग्राफ। जी पैराग्राफ की एवरीवन फर्स्ट लाइन, the telescope's location above the atmosphere also has a number of significant advantages। कि अर्थ के एटमोस्फेयर के ऊपर हमने टेलीस्कोप की लोकेशन रखी है, इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस है। किसके कंपैरेटिवली, लैंड बेस्ड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स के कंपैरेटिवली इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस है। कैसे, जो जब तो एटमोस्फेयर में लाइट होती है तो वो बेंड होती है, जब वो हमारी अर्थ पर आती है उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से हमें लगता है कि स्टार्स तो चमक रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पिक्चर्स है वो भी ब्लर्ड होती हैं ग्राउंड पर जो टेलीस्कोप होता है उसमें। लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप ने क्या किया, उन्होंने यूज किया एटमॉस्फेयर के ऊपर टेलीस्कोप को, जिसकी वजह से जो सारी की सारी पिक्चर्स हैं वो एकदम क्लियर आ रही हैं। सो जी पैराग्राफ में बात हुई है कि लैंड पर क्या हमें मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी और एटमॉस्फेयर में वो क्या चीज सही हो रही है। सो यहाँ से 7th का आंसर आ गया, हमारे 34th का आंसर आ गया 7th, बाय पासिंग टेरेस्ट्रियल लिमिटेशंस। क्वेश्चन नंबर 35
पैराग्राफ एच आंसर इसका है जी 8th विच इज रिन्यूड इंटरेस्ट इन स्टार्स। अभी स्टार्स में हमारा इंटरेस्ट दोबारा से जागरूक हो गया है। कैसे? एच पैराग्राफ की लाइन नंबर 2 से आ रहा है, द टेलीस्कोप हैज रीइग्नाइटेड इंटरेस्ट। रीइग्नाइटेड इंटरेस्ट मतलब दोबारा से हमारे अंदर आग लगी है इंटरेस्ट की। सो रीइग्नाइटेड मतलब दोबारा से कोई चीज स्टार्ट होना। क्या स्टार्ट हो गया? इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया। सो रिन्यूड इंटरेस्ट आंसर आ गया हमारा एच पैराग्राफ का। लेट्स मूव टू द लास्ट कैटेगरी। नाउ वी हैव समरी कंप्लीशन। 2 वर्ड्स की लिमिट है हमारे पास। डिस्पाइट एन इनिशियल फ्लॉ। फ्लॉ मतलब कोई चीज हमारी गलत थी, कोई कमी थी। सबसे पहले तो पहले टाइम में कुछ फ्लॉ था इन अ डैश, किसी चीज में। हबल स्पेस टेलीस्कोप इज सुपीरियर टू टेलीस्कोप ऑन लैंड। लेकिन जो हबल का टेलीस्कोप है वो अच्छा है, लेकिन पहले हमारे पास किसी चीज में गलती थी, फ्लॉ थी। क्या थी वो फ्लॉ? मिरर में फ्लॉ थी, रिफ्लेक्टिव मिरर में। एवरीवन, इसकी लोकेशन आ रही है जी एच पैराग्राफ में। डिस्पाइट अर्ली मतलब पहले, इनिशियल सेटबैक्स मतलब प्रॉब्लम्स, फ्लॉज। वन ऑफ द रिफ्लेक्टिव मिरर्स हैड टू बी रिप्लेस। पहले हमारा प्रॉब्लम किस में आया? रिफ्लेक्टिव मिरर्स में। दैट मीन्स जो पहले मिरर्स थे उसमें था फ्लॉ था, वो क्या थे? इनकरेक्टली उनको ग्राउंड किया गया था। दैट मीन्स उनकी पॉलिशिंग, उनको जैसे घड़ा गया था वो इनकरेक्टली घड़ा गया था। किनको? मिरर्स को। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 36 क्वेश्चन का मिरर्स। क्वेश्चन नंबर, अभी वहां पर आर्टिकल ए लगा है तो हमारा आंसर सिर्फ मिरर आएगा, मिरर्स नहीं आ सकता, रिफ्लेक्टिव मिरर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो लैंड के टेलीस्कोप से बेटर है। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर सकता है। क्या आइडेंटिफाई कर सकता है? विच वुड नॉट नॉर्मली रीच द अर्थ सर्फेस। जो चीज अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच सकती है उसको भी देख सकता है। आंसर इज इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट को भी ये देख सकता है। एवरीवन, जी पैराग्राफ में नीचे से थर्ड लाइन, द हबल स्पेस टेलीस्कोप कैन ऑल्सो ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व किया इसने? इंफ्रारेड लाइट दैट वुड अदरवाइज बी ब्लॉक्ड बाय एटमोस्फियर। जो एटमोस्फियर हमारा ब्लॉक कर देगा, दैट मीन्स वो अर्थ तक नहीं पहुंचेगी। क्या नहीं पहुंचेगी? इंफ्रारेड लाइट। यहां से आंसर आ गया जी इंफ्रारेड लाइट। क्वेश्चन नंबर 38, this is all more impressive given the Hubble is only classified as dash telescope. हबल को कैसा टेलीस्कोप बोला गया है? मिडिल साइज्ड टेलीस्कोप। हबल को मिडिल साइज का टेलीस्कोप बोला गया है। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें मिल रही है इन द एफ पैराग्राफ। एफ पैराग्राफ की लाइन नंबर 4, Hubble would be considered, everyone here, Hubble would be considered a medium size telescope. Hubble को क्या बोला? मीडियम साइज का टेलीस्कोप बोला। सो यहां से आंसर आ गया मीडियम साइज। क्वेश्चन नंबर 39, बीइंग अबव एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर के ऊपर होने के कारण इट ऑल्सो हैज एडवांटेजेस ऑफ नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय। इसमें हमें एडवांटेज भी मिल रही है कि हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। किसका इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है जी? डिफ्रैक्शन का। दैट मीन्स कि लैंड के ऊपर डिफ्रैक्शन हो रही है लेकिन एटमोस्फेयर में डिफ्रैक्शन नहीं होएगी। जी पैराग्राफ में एवरीवन लाइन नंबर 2 में है, एटमोस्फेयर की वजह से लाइट बेंड हो जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इसकी वजह से ही जो अर्थ है, लैंड है, उसके ऊपर ब्लर्ड इमेजेस आती हैं। लेकिन जो एटमोस्फेयर है वहां पर नहीं ये सब होता। क्या नहीं होता वहां पर? डिफ्रैक्शन नहीं होती। सो यहां से आंसर आ गया जी डिफ्रैक्शन। लास्ट क्वेश्चन हियर इज, डिफ्रैक्शन के कारण विच वुड अदरवाइज लीड टू डैश इमेजेस। डिफ्रैक्शन के कारण किसी तरह की इमेजेस आएंगी। कैसे इमेजेस आएंगी? ब्लर्ड, धुंधली धुंधली इमेजेस आएंगी। एवरीवन, जी पैराग्राफ में ही डिफ्रैक्शन की बात हो रही थी। व्हाट कॉजेज स्टार लाइट टू अपीयर टू ट्विंकल, जिसकी वजह से जो हमारे स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते दिखते हैं, चमकते दिखते हैं। लीड्स टू ऑफन ब्लर्ड इमेजेस, इसकी वजह से कौन सी पिक्चर्स आई? ब्लर्ड। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 40th क्वेश्चन का ब्लर्ड। आई होप ये आपको ये रीडिंग जो है वो समझ लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो एक्सप्लेनेशन, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए जो भी आपको रीडिंग एक्सप्लेनेशन चाहिए। थैंक यू एवरीवन।